नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब दहेज के लालची बेटे पिता ने बहू पर किए अत्याचार तो बहू के पिता ने सिखाया ऐसा सबक कि सबके होश उड़ गए। सेठ दयाल जी शहर के प्रसिद्ध और सबसे धनी व्यापारी थे। उनके यहाँ नौकर चाकरों की पूरी टोली रहा करती थी। भगवान की कृपा से उनके घर लक्ष्मी धन वर्षा करती थी। सेठ दयाल जी की एक सुंदर, सुशील और शिक्षित बेटी थी जिसका नाम गौरी था। गौरी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए लालन पालन में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। माँ बाप का प्यार भी बराबर मिलता रहा। सेठ के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, किंतु कहते हैं गौरी पढ़ लिख कर शादी के योग्य हो गई थी। माँ बाप को गौरी की शादी की चिंता सताने लगी। जगह जगह योग्य वर ढूंढने के लिए रिश्ते नाते के लोगों को लगाया गया। काफी तलाश के बाद 2.5 साल के बाद एक योग्य वर रमन की तलाश हुई। रमन ठाकुर प्रताप जी का पुत्र था। नाम से ही पता चलता है कि ठाकुर प्रताप धन से भी ठाकुर थे। सेठ मदन लाल ने ठाकुर प्रताप जी से अपनी पुत्री गौरी के भी रमन से शादी कराने की बात की। ठाकुर प्रताप ने गौरी से अपने पुत्र के विवाह का आश्वासन सेठ को दिया। ठाकुर जानता था कि सेठ की कोई और संतान नहीं है, गौरी उसकी इकलौती संतान है और सेठ की उम्र 50 साल से ऊपर है, इसलिए अब इसकी कोई संतान नहीं हो सकती। ऐसा लालच उसके मन में आया और उसने विवाह के लिए तुरंत ही हाँ कर दी। लगन मुहूर्त देखकर दोनों की शादी तय कर दी गई। सेठ दयाल जी की इकलौती बेटी का विवाह था, इसलिए सेठ भी धन का लोभ नहीं कर रहे थे। वह जी खुलकर अपनी बेटी की शादी में धन लुटा रहे थे, अर्थात खर्च कर रहे थे। ठाकुर प्रताप जी जानते थे कि उनके पास धन का भंडार आ रहा है, इसलिए वह भी सामर्थ्य से ज्यादा विवाह में खर्च कर रहे थे। शादी के दिन गौरी पार्लर से ही वैकेंट हॉल पहुंचने वाली थी। घर के सभी लोग शादी स्थल पर पहुंच चुके थे। सभी बेसब्री से बारात का इंतजार कर रहे थे। गौरी की माँ और आसपास की सभी औरतें दरवाजे पर खड़ी बारात का इंतजार कर रही थीं। दूसरी ओर शहर भर के मेहमानों का आना भी लगातार जारी था। लोकल शादी थी, इसलिए दोनों तरफ के लोग भी एक दूसरे को जानते थे। गौरी के पापा और चाचा उनके स्वागत में लगे हुए थे। तभी नाचती गाती बारात भी आ जाती है। रिबन कटवाने की रस्म के बाद दूल्हे की आरती की तैयारी की जाती है। तभी एक गड़बड़ हो जाती है। लकड़ी की पटरी तो घर ही भूल गई। बस इसी बात पर लड़के की माँ कमला जी भड़क जाती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं। इतनी भी अकल नहीं है कि दूल्हे की आरती में पटरी भी रखते हैं। रीति रिवाजों का बिल्कुल भी पता नहीं है तुम लोगों को। ढंग से स्वागत करना भी नहीं आता। अगर शादी की तैयारी ढंग से कर नहीं सकते थे तो शादी करनी जरूरी थी। तुम्हारे घर में मर्द नहीं है स्वागत करने के लिए। कमला जी के जो मुंह में आ रहा था वो लगातार बोले जा रही थी और गौरी की माँ और परिवार वाले चुपचाप उन्हें सुने जा रहे थे। बारात के आदमी और औरतें उन्हें अजीब तरह से देख रहे थे, जिससे उन्हें बहुत शर्मिंदगी हो रही थी और शहर से आए मेहमान भी ये तमाशा देख रहे थे। अजीब माहौल हो गया था और कमला जी तो रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। सारे मेहमान सही यही तमाशा देख रहे थे। फिर किसी तरह कमला जी की बहन ने उन्हें चुप कराया और दूसरी तरफ ले गई। तब जाकर कुछ शांति हुई। चुपचाप दूल्हे की आरती कर ली गई। अब शादी में किसी को वह उत्साह नहीं रहा। चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है। कमला जी के व्यवहार से सभी लोग हैरान थे कि वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। सारे मेहमानों के सामने लड़की वालों को इतना कैसे सुना सकती हैं। पर कमला जी को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था।
दयाल जी के दोस्त राघव जी से नहीं रहा गया, तो वह दयाल जी से बोले, यार कैसे लोगों में तूने अपनी बेटी की शादी कर दी, ये तो बहुत बेकार है। इस पर दयाल जी कहते हैं, हमने तो इनके बारे में पूछताछ की थी, तब तो सब सही लग रहा था, देख ले यार मुझे सही नहीं लग रहा है। राघव जी दयाल जी से कहते हैं, अब दयाल जी को भी अपनी बेटी की चिंता हो रही थी। वह सोच रहे थे कि जो औरत इतने लोगों के बीच ऐसा व्यवहार कर सकती है, वह अपने घर पर क्या करती होगी, कैसे रहेगी गौरी। गौरी भी वैकेंट हॉल पहुंच गई थी। शादी की सभी रस्में हो रही थी, पर उसे कुछ कमी लग रही थी। कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा था। उसे अभी किसी ने नहीं बताया था कि बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। किसी ने कोई हंसी मजाक नहीं किया, ना जूते चुराने की रस्म हुई, बस बेमन से सब उपस्थित थे। फिर शादी होने के बाद गौरी और राज को गौरी के घर ले जाया गया, क्योंकि विदाई वहीं से होनी थी। जब गौरी घर पहुंची तब अकेले में ले जाकर उसके परिवार वालों ने उसे बताया कि शादी में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। गौरी को यह जानकर बहुत दुख भी हुआ और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। कमला जी पर नहीं, बल्कि अपने घर वालों पर, क्योंकि उन्होंने चुपचाप उनकी बातें सुनी। उन्हें जवाब देना चाहिए था। उसे उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। उसे ऐसी शादी नहीं करनी थी जिसमें उसके परिवार की बेइज्जती हो। उनकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। और फिर गौरी की मम्मी उसे समझाने लगती है, जो हो गया सो हो गया, तू गुस्सा लेकर ससुराल मत जा। शादियों में ये सब तो होता रहता है। अब शादी हो गई है, उसे अच्छे से निभाना। गौरी चुपचाप अपनी मम्मी की बातें सुनती रहती है। आज पहली बार उसे अपने होने पर अफसोस हो रहा था। उसी के कारण उसके परिवार का इतना अपमान हुआ, उन्हें इतनी बातें सुननी पड़ी। क्या लड़की के माता पिता होना इतना बुरा होता है क्या? उनकी कोई इज्जत नहीं होती? यही सोचती गौरी भारी मन से अपने घर से ससुराल विदा हो गई। अब दोनों अपने वैवाहिक जीवन को जी रहे थे। गौरी भी अपने ससुराल में खुश थी और ससुराल वाले भी गौरी के स्वभाव से प्रसन्न थे। गौरी के स्वभाव से सभी रिश्तेदारों में भी कोई नाराजगी नहीं थी। सभी गौरी के स्वभाव की तारीफ करते हुए कहती कि इस जैसी बहू मिलना तो मुश्किल है। कुछ समय विवाह के बीता होगा कि सेठ दयाल जी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, अर्थात गौरी को एक भाई मिल गया जिसे वह राखी बांध सकती थी और उसको अपना भाई बोल सकती थी। सेठ के घर खुशियों की झड़ी लग गई। बेटी का विवाह हुआ, अच्छा घर मिल गया, इसकी तो अपार खुशी थी। किंतु पुत्र रतन की प्राप्ति लंबी प्रतीक्षा के बाद हुई। ये खुशी को दुगनी करने वाली बात थी। सेठ दयाल जी के घर पुत्र का जन्म सुनकर गौरी के ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे उनकी सारी संपत्ति छिन गई हो। उन्होंने शादी इस लालच में की थी कि वह दयाल जी की सारी संपत्ति को एक दिन प्राप्त कर लेंगे, किंतु बेटी के जन्म के बाद ये मुश्किल हो गया था। भाई के मिल जाने से गौरी के जीवन में खुशियां आनी चाहिए थी, किंतु ये उसके लिए दुख का कारण बन गया। सास ससुर पति सभी अब गौरी को दुख देने लगे और उसे प्रताड़ित करने लगी। दहेज और धन के लालच में गौरी को मारते पीटते और दिन दिन भर भूखा रखते। किंतु गौरी के आदर्श इतने ऊंचे थे कि उसने अपने माता पिता को इस यातना और कष्ट के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। सेठ गौरी से मिलने और अपने बेटे की छठी अर्थात नामकरण संस्कार में निमंत्रण देने के लिए खुशी खुशी ससुराल पहुंचे। ठाकुर और रमन सेठ को देखकर सोच में पड़ गई कि वह गौरी को उससे कैसे मिलवाएंगे। सेठ सभी घटना को जान जाएगा और हमारे विरुद्ध कार्रवाई कर देगा। तत्काल उन्होंने गौरी को धमकाया कि अगर यहाँ की कोई भी बात अपने पिता को बताई तो अच्छा नहीं होगा।
अनेकों प्रकार की धमकियां देकर गौरी को उसके पिता से मिलवाया गया। बेटी भी संस्कारी थी, उसके संस्कार पुराने थे, अर्थात वह जानती थी कि पिता के घर से डोरी निकलती है और ससुराल से अर्थी। इस आदर्शों से वह बंधी हुई थी। गौरी ने पिता का खूब स्वागत सत्कार किया। अचानक ही बैठे बैठे अनायास ही गौरी की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। पिता को समझ पाते इससे पहले गौरी बोली, पिताजी, ये मेरी खुशी के आंसू है। बचपन से मैं भाई के लिए तरसती थी। अब जाकर मुझे एक भाई मिला है जिसकी कलाइयों पर मैं राखी बांध सकती हूँ। बस यही सोचकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए। पिता को ये बात समझ नहीं आई। कुछ शंका और कुछ डर के कारण अधिक बातों को कुरेदा नहीं। सेठ नामकरण संस्कार में सभी को न्योता देकर अपने घर वापस लौट आए। नामकरण का दिन आ गया। ठाकुर प्रताप और रमन दोनों को भी सेठ के यहाँ जाना था, किंतु उन्होंने वहां जाना स्वीकार नहीं किया और गौरी को डरा धमकाकर वहां भेजने की साजिश करते रहे। दोनों के मानवीय मूल्य इतने गिर गए कि उन्होंने एक नवजात शिशु की हत्या करने का भी षड्यंत्र रच दिया। उस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए किसी और का नहीं, गौरी का ही प्रयोग करना चाहा। रमन गौरी की पिटाई करते हुए कहता है, या तो तू सदा सदा के लिए अपने मायके चली जा या अपने भाई का गला दबाकर हत्या कर दे, जिसके बाद उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। गौरी ऐसा नहीं कर सकती थी। वह अपने खातिर किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकती थी। अपने ऊपर हजारों यातनाएं सह सकती थी, लेकिन किसी निर्दोष को सताना ये उसके संस्कारों में नहीं था। काफी देर सोच विचार कर गौरी ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। गौरी ने 3 पत्र लिखे। पहला पत्र अपने माता के नाम लिखा, जिसे वह अपने जन्म देने के लिए धन्यवाद करती रही और सदा उनकी बेटी बनकर जन्म लेना चाहती है और उनके गोद में खेलती, ऐसे भावों को प्रकट कर माफी मांगती हुई उससे अगले जन्म में मिलने की बात लिखती है। दूसरा पत्र उसने अपने ससुर के नाम लिखा, जिसे वह पिता के रूप में मानती थी और उनकी सेवा भी की और उन्हें अपने पिता से कम नहीं माना, किंतु उन्होंने अपनी बेटी के रूप में उसे कभी स्वीकार नहीं किया था। इसके लिए वह अपने को ही दोषी मानती है और अपने ससुर से माफी भी मांगती है कि अगले जन्म में फिर मैं एक अच्छी बहू बनकर आपके सामने आऊंगी। तीसरा पत्र अपने पति रमन के नाम लिखती है, जिसे वह पति रूप में भगवान की प्रतिमूर्ति मानती थी और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर उसकी सेवा करती थी, किंतु फिर भी उन्होंने उसे नहीं अपनाया। पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों के लिए जुड़ जाता है, इसलिए वह इस जन्म में छोड़कर जा रही है, किंतु अगले जन्म में वह फिर उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। ऐसा कहते हुए अपने हृदय के सभी विचारों को पत्र में लिख दिया। तीनों पत्र बिस्तर पर रखे और तकिए के नीचे दबा दिए और छत पे लगे पंखे से एक फन्ना लटकाया और अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। ये गौरी के जीवन का दुग्ध अंत था। ठाकुर प्रताप के घर बहू की मृत्यु की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। सेठ दयाल जी को भी अपनी बेटी के ना रहने की सूचना मिल गई थी। दयाल जी ने बेटी की हत्या की आशंका से पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ठाकुर रमन और प्रताप के घर मौजूद थी। सघन तलाशी और पूछताछ के बाद भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। महिला कांस्टेबलों ने गौरी के शरीर को नीचे उतारा और उसके कपड़े ऊपर करके देखा तो उसके शरीर पर हजारों काले काले दाग थे, जो रमन और प्रताप जी ने पिटाई के दौरान दिए थे। पुलिस को सारा मंजर समझ आ रहा था। ठाकुर रमन और प्रताप के हाव भाव भी बदले हुए थे। पिता दयाल जी ने भी बताया कि मैं जब गौरी से मिलने आया था तो बेटी रो रही थी, किंतु उसने कुछ भी बात नहीं बताई थी।
मुझे शंका है कि बेटी के पति और ससुर ने ही गौरी की हत्या की है। बस क्या था, रमन और ठाकुर प्रताप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कमरे की छानबीन की गई। तकिए के नीचे रखे तीनों पत्र को पुलिस ने बरामद किया और उसमें लिखी हुई सभी बातों को पुलिस ने सबके सामने पढ़ा, जिससे रमन और ठाकुर प्रताप के द्वारा दी गई सभी यातनाओं का पर्दाफाश हुआ। गांव मोहल्ले वाले सभी गौरी के स्वभाव से परिचित थे और रमन तथा प्रताप के स्वभाव से भी। गांव वालों ने भी रमन और प्रताप के सभी राज खोल दिए। पुलिस ने कानून रमन और प्रताप ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट कचहरी हुई, जिसमें रमन को मुख्य साजिशकर्ता माना गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ठाकुर प्रताप को इस घटना में शामिल और साजिश में सहयोगी मानते हुए 10 वर्ष की श्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इस घटना से ये सीख मिलती है कि लालच में किस प्रकार ससुराल वालों ने अपने बहू का अनादर किया, उसकी पिटाई की। किंतु इस घटना के प्रभाव में केवल गौरी नहीं आई, अपितु गौरी के साथ बुरा बर्ताव करने वाले भी बुरे दंड को भुगतने के लिए अपराधी हुए। इससे एक बेटी का सब कुछ उजड़ जाता है, वहीं 2 परिवार बिखर भी जाते हैं। समाज में फैली इन कुरीतियों को समाज के लोगों को ही दूर करना होगा, अन्यथा आज एक गौरी इस घटना का शिकार हुई है ना जाने कितनी ही गौरी फिर शिकार होंगी। समाज को अपने आसपास हो रहे अत्याचारों के प्रति आवाज उठानी चाहिए। अगर गौरी के आस पड़ोस के लोगों ने आवाज उठाई होती तो आज गौरी उनके साथ होती और दोनों परिवार एक साथ होते। दहेज के लोभी को भी खड़ा संदेश देना आवश्यक हो गया है कि वह बहू को ब्याह कर लाते हैं जो उनके घर की लक्ष्मी है, ना कि वह किसी धन कुबेर को उठाकर लाते हैं जो उसके घर धन वर्षा करे। दहेज के प्रति समाज का नजरिया बदलना आवश्यक हो गया है, नहीं तो कितनी और बेटियों का घर उजड़ेगा। वह बेटी हमारी और आपकी भी हो सकती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।